नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उसको आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान में व्यक्तित्व तथा वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या है व्यक्तित्व और व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। पर्सनैलिटी होती है व्यक्तित्व। तो ये जो व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण ही होता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि परसोना शब्द कौन सी भाषा का है? तो क्या कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। तो जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ये भी पूछा जाता है कि पर्सनालिटी यानी परसोना जो शब्द होता है वो इसका अर्थ क्या होता है? तो क्या है दोस्तों? मुखौटा। उसका अर्थ होता है, पर्सनालिटी का मतलब होता है मुखौटा। तो इसका और क्या कहते हैं? व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर बनता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिलकर बनता है। वंशानुक्रम में क्या क्या आते हैं? जैसे दोस्तों रंग, रूप, बाल, लंबाई, चौड़ाई, ये सब होते हैं वंशानुक्रम। और वातावरण से जो हमारे अंतर आता है वो वातावरण से होता है। तो व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण। कौन सा? वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बाद वंशानुक्रम। और व्यक्ति के आँखों का रंग, बालों का रंग, लंबाई आदि वंशानुक्रम के कारण होते हैं। हमने बताया ना दोस्तों, वंशानुक्रम के कारण कौन कौन से? आँखों का रंग, बालों का रंग और लंबाई। इनके कारण से वंशानुक्रम के कारण से ये सब चेंज होते हैं। तो आइए दोस्तों इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। पर्सनालिटी की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने कहा था। वुडवर्थ के अनुसार कहते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। संपूर्ण व्यवहार की बात करें तो हमारे वुडवर्थ महोदय होंगे क्या? व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये हो गई वुडवर्थ महोदय के अनुसार। अब बोरिंग महोदय आते हैं। बोरिंग के अनुसार होगी व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन है। समायोजन की बात करें तो बोरिंग महोदय आ जाएंगे। समायोजन की बात करें तो बोरिंग महोदय। व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ सतत या विशेष समायोजन है। इतना याद रखेंगे बोरी महोदय के अनुसार। अब आते हैं मन महोदय के अनुसार क्या कहते हैं? तो कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के संरचनाओं तथा क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय है। किसका किसका समन्वय है? समन्वय की बात करें तो हमारे मन महोदय होंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संरचनाओं तथा क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय है। संरचनाओं तथा क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय है, ये हमारे मन महोदय कहते हैं। कैटल के अनुसार कैटल महोदय कहते हैं व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम या भविष्यवाणी कर सकते हैं कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। भविष्यवाणी की बात करें तो हमारे कैटल महोदय होंगे कि कहते हैं व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या कार्य करेगा। मतलब क्या करेगा, किसी परिस्थिति में क्या करेगा, ये होता है हमारे कैटल महोदय ने कहा। तो इस तरह से इन परिभाषाओं को याद रखेंगे दोस्तों, अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लेता है। अब आते हैं हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग युंग या जुंग महोदय के अनुसार पढ़ेंगे प्रकार कितने होते हैं व्यक्तित्व के। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए दोस्तों। कितने? 3 प्रकार दिए हैं। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी एम्बिवर्ट। तो इन्होंने 3 प्रकार बताया। तो अंतर्मुखी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये होता है, ये आत्म केंद्रित होती है। अंतर्मुखी मतलब आत्म केंद्रित होती, मतलब हमने अंदर निहित होती है, अपनी बातों का साझा हर किसी से नहीं करती। तो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति, वो अपनी बातों का साझा किसी से नहीं करते हैं दोस्तों। वो अपने अंदर ही अपनी बात को रखते हैं, मतलब बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये हो गए अंतर्मुखी व्यक्ति वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। अब आते हैं बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं जो बच्चे प्रायः बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं।
बच्चे जो होते हैं वो प्रायः बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे, बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चे प्रायः बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों का साझा हर किसी से कर सकते हैं, हर किसी से कर देते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ बहिर्मुखी का। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बातों का साझा हर किसी से कर देते हैं, और इसमें बच्चे प्रायः होते हैं। बच्चे ही प्रायः बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, बड़े लोग नहीं होते। अंतर्मुखी में क्या था? बातों का साझा नहीं करते किसी से, और इसमें बातों का साझा हर किसी से कर देते हैं। अब उभयमुखी की बात करते हैं, तो उभयमुखी क्या होता है? दोनों का कॉमन होगा दोस्तों। ये लोग परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब कभी कभी अपनी बात को साझा कर देंगे और कभी कभी नहीं करेंगे। ये परिस्थिति के अनुसार होंगे दोस्तों। ये हुआ हमारे जुंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, 3 प्रकार थे। अब आते हैं हम लोग सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार देखेंगे, ये फ्रायड महोदय के अनुसार 3 प्रकार इनके भी थे दोस्तों। कौन कौन से? इदम यानी इड, अहम ईगो, परा अहम सुपर ईगो। ये 3 प्रकार हमारे फ्रायड महोदय यानी सिगमंड फ्रायड महोदय में बताए। तो इदम के बारे में पढ़ेंगे। इदम क्या होता है? ये छोटे बच्चों और जानवरों में पाया जाता है। इदम जो है छोटे बच्चों और जानवरों में पाया जाता है। अहम की बात करें तो यह शिक्षा और समाजीकरण से मिलकर बनता है। शिक्षा और समाजीकरण से मिलकर बनता है अहम, और इसका होना प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यक है। ये अगर व्यक्ति में मतलब प्रत्येक व्यक्ति में होता ही है दोस्तों। अहम जो है प्रत्येक व्यक्ति में होना आवश्यक है। ये शिक्षा और समाजीकरण से मिलकर बनता है। और परा अहम की बात करें यानी सुपर ईगो की बात करें तो इसका होना व्यक्ति में होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका व्यक्ति में होना अच्छा नहीं माना जाता है या साधु संतों में पाया जाता है। मतलब ये ज़्यादा ही घमंडी किस्म का इंसान होता है, मतलब उसको कहते हैं परा अहम। मतलब इसका होना व्यक्ति में अच्छा नहीं माना जाता या साधु संतों में ही पाया जाता है अधिकतर। तो ये हो गए हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। 3 प्रकार थे उनको भी। और ये अब आए क्रेशमर महोदय के अनुसार भी याद करेंगे। क्रेशमर महोदय ने बताए कि इसके भी 3 प्रकार हैं, व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया पहला पिकनिक प्रकार। कौन सा? पिकनिक प्रकार। तो इसमें बताया ये सामाजिक, बहिर्मुखी और आराम तलब होते हैं। मतलब सामाजिक होते हैं, मतलब समाज में मिलजुल कर रहते हैं। बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी का मतलब बताया दोस्तों क्या? अपनी बातों का साझा कर देते हैं। आराम तलब यानी आराम करने में अच्छा मानते हैं आराम करना। इनका कद छोटा होता है, कद में ये छोटे होते हैं। शरीर इनका मोटा होता है, मतलब छोटे और मोटे होते हैं। और चर्बी वाला होता है, मतलब चर्बी भरी हुई होती तभी तो मोटे होंगे दोस्तों। तो ये हुए हमारे पिकनिक प्रकार के। ये सामाजिक, बहिर्मुखी, आराम तलब होते हैं। इनका कद छोटा, शरीर मोटा और चर्बी वाला होता है। ये ध्यान रखेंगे इतना। ये पिकनिक वाले होगा। पिकनिक मतलब आराम तलब होने वाले, पिकनिक मनाने वाले तो वैसे ही लोग, मतलब आराम से रहने वाले लोग। तभी तो कद छोटा और मोटे होते हैं, चर्बी वाले होते हैं। अब आते हैं इसके बाद एथलेटिक होते हैं। एथलेटिक प्रकार हमारा है, इसमें ये शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं। एथलेटिक का मतलब हष्ट पुष्ट होते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब जो चीज़ निश्चय कर लेंगे वो करके रहेंगे। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। आशावादी तथा समायोजन करने वाले होते हैं। आशावादी होते हैं और समायोजन कर लेते हैं, हर जगह ये समायोजन कर लेते हैं। तो ये हुए एथलीट प्रकार के व्यक्तित्व। अब लेप्टोसोमिक होते हैं, लेप्टोसोमेटिक होते हैं। तो लेप्टोसोमेटिक की बात करें तो ये शरीर से कमज़ोर, शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। मतलब दुबले पतले होते हैं और एकांत प्रिय, क्योंकि अपने वही दुबलेपन की वजह से शर्मीले होते हैं। और एकांत प्रिय मतलब सबसे अलग हट कर रहते हैं, एकांत जगह में रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गए लेप्टोसोमेटिक। तो ये हुए हमारे क्रेसमर महोदय ने बताया पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और लेप्टोसोमेटिक प्रकार। इनको पढ़ लेंगे दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेप्टोसोमेटिक क्या है, तो याद रखेंगे इनको। अब आते हैं सिल्डर महोदय के अनुसार इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए। तो सिल्डर महोदय ने बताया, तो सिल्डर महोदय बताते हैं इन्होंने व्यक्तित्व पर वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर बताया था। शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। इन्होंने बताया एंडोमॉर्फिक। पहला बताया एंडोमॉर्फिक, ये शक्तिहीन मतलब कमज़ोर होते हैं, कोमल शरीर वाले तथा मोटे होते हैं। मतलब उनके अंदर कोई शक्ति बहुत कम होती है, कोमल शरीर वाले होते हैं तथा मोटे होते हैं, मोटे शरीर के होते हैं।
ये हो गया हमारा एंडोमॉर्फिक। अब आते हैं मीजोमॉर्फिक। इनका स्वास्थ्य अच्छा और संतुलित होता है। स्वास्थ्य अच्छा और संतुलित होता है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और फुर्तीले होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो दोस्तों साहसी भी होंगे, निडर भी होंगे और फुर्तीले भी होंगे ही दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा और संतुलित होता है। तो ये हो गए मीजोमॉर्फिक। अब आते हैं एक्टोमॉर्फिक। इनका शरीर दुबला पतला, वही चीज़ दुबला पतला मतलब कमज़ोर होते हैं, अविकसित होते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ उसमें विकसित कम होता है तो अविकसित होता है। ये निराशावादी होते हैं, निराश होंगे। असामाजिक होंगे मतलब समाज से मिलजुल कर नहीं रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शरीर से दुबले पतले होते हैं, शर्म महसूस करेंगे। और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, क्योंकि ये दुबला पतला इंसान चिड़चिड़े स्वभाव का वैसे भी हो जाता है। तो ये हो गए एक्टोमॉर्फिक। तो इन्होंने भी, सिल्डर महोदय ने भी इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के रूप में 3 तरह से व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया शारीरिक बनावट के आधार पर। ये हो गए हमारे प्रकार। अब आते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों को पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हमारी 3 तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। आत्मनिष्ठ विधियाँ, तो आत्मनिष्ठ विधियों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं आत्मनिष्ठ विधियाँ। तो ये कौन कौन सी होती हैं? जीवनी हो गई, जीवनी के आधार पर व्यक्तित्व की मापन किया जा सकता है, उसकी जीवनी के आधार पर। आत्मकथा लिखी गई, उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। प्रश्नावली, प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है। व्यक्तित्व परिसूची, यानी व्यक्तित्व की परिसूची तैयार करके उसका व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है। अब आते हैं, हमारा दूसरा प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ माने ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अनुसार पहला साक्षात्कार, साक्षात्कार करके देखेंगे तो उसकी हम ये मतलब व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं दोस्तों, साक्षात्कार कर करके। अवलोकन विधि होती है हमारी, अवलोकन विधि के द्वारा हम लोग व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। रेटिंग स्केल में, यानी हाँ नहीं के प्रश्नों के द्वारा हम लोग उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। परिस्थिति परीक्षण, कोई परिस्थिति दी गई, उसमें कहा गया कि कैसे सॉल्व करोगे, तो ये चीज़ हो गई, ये भी परीक्षण हमारा व्यक्तित्व मापन का है। ये हो गई हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के बाद आती है तीसरे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, जो प्रक्षेपी विधियाँ यानी प्रोजेक्टाइल मेथड्स, प्रोजेक्टिव मेथड्स। ये प्रक्षेपी विधियाँ जो है हमारी, इनको पढ़ेंगे अच्छे से दोस्तों। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा रहता है कि जैसे कोई परीक्षण है, उसके प्रतिपादक कौन थे, ये परीक्षण किसने किया, ये सीधे पूछता है। तो जैसे हमारा टैट परीक्षण आता है दोस्तों। टैट परीक्षण का मतलब थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है। इनका एब्रीविएशन भी टैट कर के नाम से पूछ सकता है कि टैट परीक्षण किसने प्रतिपादित किया, किसका है टैट परीक्षण, तो हम बताएंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसका है, तो बताएंगे हम मरेवा मार्गन का है। मरेवा मार्गन ने ये परीक्षण दिया है। ये परीक्षण किसने दिया है, तो मरेवा मार्गन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षण। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से परीक्षण जो हम बता रहे हैं सीरियल से। तो सबसे पहले टैट परीक्षण था, उसके थे मरेवा मार्गन, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। उसके बाद आता है कैट परीक्षण यानी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। चिल्ड्रन की बात करें यानी कैट की बात करें, बाल अंतर्बोध परीक्षण की बात करें तो वो है हमारे लियोपोल्ड बेलाक। लियोपोल्ड बेलाक महोदय हैं जिन्होंने कैट परीक्षण दिया था। उसके बाद आता है रोडसा या स्याही धब्बा परीक्षण। इसको तो बहुत ही आसान है दोस्तों, रोडसा से याद रखेंगे। रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण कौन सा होगा, हरमन रोडसा। रोडसा इसमें भी है, रोडसा परीक्षण में भी है। तो हरमन रोडसा हैं जिन्होंने ये परीक्षण दिया था, कौन सा, रोडसा या स्याही धब्बा परीक्षण। अब आता है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण है हमारे फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिया गया था। शब्द साहचर्य परीक्षण जो है हमारा फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिया गया था दोस्तों। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रक्षेपी विधियाँ। इनमें से इनके अधिकतर इनके प्रतिपादक पूछ लेता है कि किसने परीक्षण दिया, तो इतने याद रखेंगे दोस्तों। और भी कुछ है, उनके नाम के लिए याद कर लेते हैं। जैसे चित्र पूर्ति परीक्षण भी होता है हमारा, इसी के अंतर्गत वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है। खेल एवं अभिनय तकनीकी होती है। ड्राइंग व पेंटिंग भी होता है इसी के अंतर्गत। ये हमारे प्रोजेक्टिव मेथड ही हैं सभी। और क्रॉस आउट परीक्षण, इतने हमारे और भी प्रोजेक्टिव मेथड, इनको याद रखेंगे। पूछ लेगा प्रोजेक्टिव मेथड कौन कौन से इनमें से, मान लो कोई दूसरा दे दिया, क्वेश्चन अक्सर आता है दोस्तों, आ भी चुका है कि प्रोजेक्टिव मेथड कौन कौन से, प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनमें से कोई अलग दे देगा, कोई दूसरी विधि दे देगा, उनमें से वो आपको टिक करना होगा। तो इनका नाम पता होना चाहिए, इसलिए याद रखेंगे दोस्तों।
अब आते हैं हम लोग वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ लेंगे। वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ लें दोस्तों। हम लोगों ने व्यक्तित्व पढ़ लिए, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ लिए, व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ ली दोस्तों। अब आते हैं हम लोग वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है दो लोगों में पाए जाने वाले अंतर। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब ही होता है दोस्तों भिन्न होना, यानी अंतर होना। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है दो लोगों में पाए जाने वाले अंतर, जैसे शारीरिक अंतर, मानसिक अंतर, संवेगात्मक, सामाजिक व नैतिक अंतर। इस तरह से हम लोग अंतर निकाल लेंगे। सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय यानी विचार। वैयक्तिक भिन्नता का विचार गाल्टन के द्वारा दिया गया, गाल्टन महोदय के द्वारा दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय यानी विचार, तो कहेंगे गाल्टन महोदय द्वारा। किसके द्वारा? गाल्टन महोदय द्वारा दिया गया। इतना याद रखेंगे दोस्तों। इनके अलावा और भी थे, जैसे जेम्स ट्रेवर थे, टायलर थे, कैटल स्किनर आदि थे। इनके द्वारा भी दिशा में योगदान दिया गया था, लेकिन मुख्य कौन थे? हमारे गाल्टन महोदय थे। इतने याद रखेंगे। अब आते हम लोग वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं, स्किनर महोदय थे। उन्होंने कहा वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं, व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है, तो ये व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। ये समझ लीजिए होगा। तो ये स्किनर महोदय कहते हैं क्या? व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है वे समस्त पहलू आएंगे। ये स्किनर महोदय थे। अब टायलर महोदय कहते हैं शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, समृद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, ये आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। मतलब ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि इन सब चीज़ में पाई जाने वाली भिन्नता जो होती है हमारी वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। सीखने की गति, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, समृद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि इन सब में पाई जाने वाली भिन्नता जो है वैयक्तिक भिन्नता है। तो ये टायलर महोदय की बहुत ही सिंपल परिभाषा थी, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं वैयक्तिक भिन्नता के पहलू पढ़ेंगे दोस्तों, यानी स्तर कौन कौन से हैं वैयक्तिक भिन्नता के। तो एक आता है शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, यानी शारीरिक स्तर पर, यानी शरीर की बनावट के आधार पर हम लोग भिन्नता ज्ञात करते हैं। जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का कान छोटा, किसी का कान बड़ा, किसी की आंखें बड़ी, किसी की छोटी, तो ये हमारी शारीरिक बनावट हो गई, यानी शारीरिक स्तर पर हम लोग भिन्नता प्राप्त कर सकते हैं, वैयक्तिक भिन्नता ढूंढी जा सकती है। अब हो गया बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, मतलब उसकी बुद्धि का पता लगाकर हम लोग उसमें भिन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी की बुद्धि ज़्यादा है तो किसी की कम। कोई कक्षा 10 के सवाल जल्दी सॉल्व कर लेता है, कोई कक्षा 10 के सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो वो हमारी बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता हो गई। यानी बुद्धि लब्ध ज्ञात करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता है। तो अब और आगे आते हैं संवेगात्मक भिन्नता। तो सभी प्रकार के संवेग अगर किसी में मिल नहीं रहे तो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। यहाँ लीजिए किसी के 14 संवेग में 4 ही संवेग काम कर रहे हैं और 10 अभी स्थिर हैं, तो हमारी संवेगात्मक भिन्नता वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 2 व्यक्तियों में। अब व्यक्तित्व में भिन्नता दोस्तों कि रंग, रूप, वातावरण से कैसे प्रभावित है, सामाजिकता वगैरह सब इसी में आ जाएगा व्यक्तित्व में ही। तो हमारा व्यक्तित्व के अनुसार भी व्यक्तित्व भिन्नता निकाली जा सकती है। अब आता है उपलब्धि भिन्नता। उपलब्धि का मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर चुका है, कोई कम हासिल कर चुका है, मतलब कि कोई ज़्यादा फेमस है, कोई कम फेमस है, ये उपलब्धि हो गई दोस्तों। उसके अनुसार भी हम भिन्नता प्राप्त करते हैं, हमारी व्यक्ति भिन्नता उसके अनुसार भी होती है। अब आती है गत्यात्मक कौशलों में भिन्नता। कौशलों में भिन्नता दोस्तों, कौशल की बात करें तो हर व्यक्ति में अलग अलग कौशल होते हैं, या कह लें कि एक ही कौशल होगा लेकिन उसकी कौशल ज़्यादा कौशल होगा, वो कम कौशल होगा कोई व्यक्ति। तो 2 व्यक्तियों में अगर कौशल की बात करते हैं तो कौशल भी ज़्यादा कम होते हैं, मतलब उनके में भिन्नता पाई जाती है कौशलों में भी, तो उससे भी व्यक्तिगत भिन्नता निकलती है। अब आता है रुचि में भिन्नता। रुचि का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ को पसंद करना, अत्यधिक पसंद करना, वो गई हमारी रुचि। तो ये चीज़ हो गया रुचि। किसी की किसी चीज़ में कम रुचि है, यानी मान लीजिए किसी 2 व्यक्ति हैं, 2 लड़कियां हैं, मान लीजिए उसकी किसी की खाना बनाने में अधिक रुचि है तो किसी की कम रुचि, वहाँ से रुचि में भिन्नता हो गई, तो वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाएगी। तो ये हो गया। और अभिरुचि, अभियोग्यता और अभिक्षमता हो गई। अभिरुचि भी हमारी, अभियोग्यता की बात करें और अभिक्षमता की बात करें, सब एक ही चीज़ है। तो ये अभिक्षमता भी हमारी व्यक्तिगत भिन्नता का एक पहलू है।
इसके अनुसार भी व्यक्ति भिन्नता होती है। अब आते हैं अभिवृद्धि या मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, यानी नज़रिया के हिसाब से अगर किसी का देखे किसी का नज़रिया ज़्यादा अच्छा है किसी का कम अच्छा है, यानी एटीट्यूड किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो वहाँ से हमारी व्यक्ति भिन्नता का पता लगाते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि एक अध्यापक है, अध्यापक को व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान क्यों होना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान क्यों होना चाहिए। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, सीटेट के एग्जाम्स में ज़्यादा आता है कि व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान क्यों होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन आएंगे जैसे बच्चों की रुचियों को समझने के लिए, बहुत अच्छा, बच्चों की रुचियों को समझ लेंगे, इसके समझने के लिए हमें व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि बच्चों में क्या क्या रुचि अलग अलग हैं, वहाँ से व्यक्ति भिन्नता का पता लग जाता है। व्यक्ति भिन्नता पता होगी तो हमें रुचियाँ पता चल जाएंगी। अब बच्चों के संवेगों को समझने के लिए, बच्चों में कौन कौन से संवेग हैं स्थित हैं उसका पता लगाने के लिए, उसको समझने के लिए हमें व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। अब बच्चों में सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कितनी अच्छी है, यानी सामाजिक है या नहीं है, बच्चा समाज से मतलब रूबरू है या नहीं है, उसको पता करने के लिए व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के आर्थिक स्तर को समझने के लिए, यानी बच्चों के पास आर्थिक स्थिति सही है या नहीं सही है, इसको समझने के लिए व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम को चयन करने के लिए, अगर व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान नहीं है दोस्तों तो हम लोग उसके बच्चे के मानसिक स्तर का पता नहीं लगा पाएंगे और उसके अनुसार पाठ्यक्रम नहीं तैयार कर पाएंगे। अगर पता है हम व्यक्ति भिन्नता तो हम सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को देखकर, सभी की मानसिक स्तर को देखकर पाठ्यक्रम को चयन करेंगे, यानी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम लोग व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या क्या होते हैं, व्यक्तिक भिन्नता किस कारण आती है। एक हो गया दोस्तों वंशानुक्रम की वजह से, यानी किसी के मम्मी पापा में से कोई भी छोटे कद का है तो उसका बच्चा भी छोटे कद का होगा, किसी के बड़े कद के पापा हैं तो बड़े कद का होगा। तो ये हो गया वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता होती है, वंशानुक्रम के कारण व्यक्तिक भिन्नता होती है। अब आता है बुद्धि। बुद्धि दोस्तों, किसी की बुद्धि ज़्यादा कुछ किसी की कम, यानी कि कोई कक्षा 10 के सवाल सॉल्व कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारी बुद्धि के अनुसार हो गई, यानी बुद्धि लब्धि वहाँ से निकाल कर हम लोग व्यक्तिक भिन्नता निकाल सकते हैं, बुद्धि की वजह से ही व्यक्तिक भिन्नता हो जाएगी वहाँ पे। अब आता है संवेग। अभी बताया दोस्तों कि संवेग 14 संवेग होते हैं, तो उनको संवेगों में से कोई संवेग किसी में अधिक स्तर पर है कोई कम स्तर पर है। संवेग मान लीजिए कोई किसी के पास है ही नहीं संवेग, तो ये हो गया दो व्यक्तियों के बीच संवेगों के में अंतर होने के कारण व्यक्तिक भिन्नता होती है। अब होते परिपक्वता आती है। तो परिपक्वता की बात करें दोस्तों तो कोई व्यक्ति यानी कोई बालक अधिक परिपक्व है, कोई बालक परिपक्व है तो कोई नहीं है, उसकी कोई ना कोई चीज़ में कमी है, यानी परिपक्वता में कमी आ जाती है तो उसमें व्यक्तिक भिन्नता आ जाती है दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो ये हो गया परिपक्वता। अब वातावरण दोस्तों वातावरण तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वातावरण व्यक्ति भिन्नता में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति अपने आप को ढालता है और उसी के अनुसार ढल जाता है, वातावरण जैसा होगा वो ऐसा बन जाता है। मान लीजिए वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, सब लोग अच्छे से बातचीत करते हैं तो वो बच्चा अच्छे से बातचीत वो भी करना सीखेगा। मान लीजिए अच्छे से बात नहीं करते, सब लोग गाली गलौज करते हैं तो वो बच्चा गालियाँ भी सीख जाएगा। तो इन दो व्यक्तियों के बीच वातावरण के कारण भी भिन्नता पाई गई दोस्तों। तो वातावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वंशानुक्रम से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से व्यक्तिक भिन्नता के कारण भी हम लोगों ने दोस्तों देख लिए। अब हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकार भी पढ़े थे, व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से पढ़ा, विधियाँ भी पढ़ी, व्यक्ति भिन्नता पढ़ा, उसके कारण पढ़े दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लगा, लाइक करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो शुरुआत से लेकर हमारे सभी वीडियो देखते जाइए। हमारे यूजे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।